नासा का ओरायन स्पेसक्राफ्ट रीज वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टियाना कोच और जेरेमी हैंसन के साथ सक्सेसफुली पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करता है, जिसके बाद नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लोजी जेके ट्रिक। 50 साल बाद नासा ने फिर से एक बार सक्सेसफुली मून का फ्लाईबाय मिशन कंप्लीट किया है। आर्टेमिस मिशन से नासा ने क्या अचीव किया, क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे इस मिशन के, अपोलो से ये मिशन कैसे डिफरेंट है और क्या आने वाले समय में हमको एक नई स्पेस रेस देखने को मिलेगी, इन सभी पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं आर्टेमिस 2 मिशन के अचीवमेंट्स की। आर्टेमिस 2 मिशन नासा का 50 साल बाद पहला मून फ्लाईबाय मिशन बन गया है। आर्टेमिस 2 रिकॉर्ड 4,06,700 किलोमीटर दूर जाता है अर्थ से, जिसके बाद ये मिशन अर्थ से सबसे दूर जाने वाला ह्यूमन डीप स्पेस मिशन बन गया है। इस मिशन के जरिए नासा ने सक्सेसफुली ह्यूमन सर्वाइवल इन डीप स्पेस दिखाया। ह्यूमंस यहाँ पर रेडिएशन, आइसोलेशन और कम्युनिकेशन डिले के साथ साथ डीप स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं, ये इस मिशन ने दिखाया। इस मिशन के जरिए नासा का ओरायन स्पेस क्राफ्ट फुली वैलिडेट हो गया है। ओरायन स्पेस क्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और साथ में रेडिएशन शील्डिंग को भी यहाँ पर वेरीफाई कर लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा गोल था इस मिशन का। यहाँ पर ओरायन स्पेस क्राफ्ट आने वाले मिशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर यहाँ पे आता है सबसे डिफिकल्ट पार्ट इस मिशन का, जो था सेफ री एंट्री। एक्सट्रीम कंडीशन में सेफली री एंटर करना अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ह्यूमन मिशन का जब वो स्पेस में जाता है। तो यहाँ पर री एंट्री के समय लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और इस स्पीड के साथ साथ हीट शील्ड का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जब आप एंटर कर रहे होते हो आउटर स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद पैराशूट का सही से काम करना, सेल्फ लैंडिंग करना पैसिफिक ओशन में, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क था इस पूरे मिशन का, जो कि सक्सेसफुली यहाँ पर अचीव किया गया। रिटर्न के लिए नासा ने यहाँ पर फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया, वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट की गई। यहाँ पर ओरायन स्पेस क्राफ्ट को मून ग्रेविटी का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली रिटर्न लाया गया है, जिसमें नासा ने यहाँ पर पैसिव सेफ्टी सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस मिशन के साइंटिफिक गेन की बात करें तो पहली बार ह्यूमंस ने डायरेक्टली मून के फार साइड को ऑब्जर्व किया, वहाँ के डीप स्पेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया। यहाँ पर वैल्यूबल टेलीमेट्रिक डाटा जनरेट किया गया है, जिससे हमको मून के बारे में इंपॉर्टेंट बातें पता चलेंगी। तो ये अचीवमेंट्स थे आर्टेमिस 2 मिशन के। आइए अब बात करते हैं इस मिशन के टेक्निकल एक्सपेक्ट की। यहाँ पर हमने बात करी ओरायन स्पेस क्राफ्ट की। ये क्रू कैप्सूल डिज़ाइन किया गया है डीप स्पेस मिशन के लिए। इसके अंदर लाइफ सपोर्ट है, रेडिएशन प्रोटेक्शन है और हाई स्पीड री एंट्री के लिए इसको बनाया गया है। ओरायन स्पेस क्राफ्ट आने वाले मिशंस में भी इस्तेमाल होगा। आर्टेमिस 3 मिशन हुआ या फिर मून पर लैंडिंग हुई, वो सभी यहाँ पर हम ओरायन स्पेस क्राफ्ट के थ्रू ही देखेंगे। फिर यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया वो था स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। ये सबसे पावरफुल रॉकेट डिज़ाइन किया गया है नासा द्वारा। इसमें हैवी पेलोड हो सकता है और डीप सी मिशन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। आर्टेमिस 2 मिशन में इस लॉन्च व्हीकल का प्रिसीजन देखने को मिलता है। बहुत ही कम मैन्यूवर करना पड़ा और प्रिसाइज यहाँ पर लॉन्च हुआ था SLS मिशन में। फिर हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो पूरा $100 बिलियन का है, जिसके अंदर रॉकेट्स, ओरायन स्पेस क्राफ्ट और फ्यूचर में जो मून का बेस बनाना है वो भी इंक्लूडेड है। फिर आता है फ्लाइट पाथ। यहाँ पर पहली बार फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर मून की ग्रेविटी के जरिए स्पेस क्राफ्ट को वापस अर्थ में लाया गया। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस मिशन का। यहाँ पर एलिप्टिकल पाथ यूज़ किया गया और सेफली अर्थ में री एंट्री हुई है ओरायन स्पेस क्राफ्ट की। फिर आता है री एंट्री सिस्टम। री एंट्री सिस्टम के समय 40,000 से लेकर 42,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और यहाँ पर मल्टी स्टेज पैराशूट डिप्लॉय किए जाते हैं, जिसके बाद ये सक्सेसफुली स्प्लैश डाउन होता है पैसिफिक ओशन में, जो सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पार्ट होता है री एंट्री मिशन का, जिसको नासा ने ओरायन स्पेस क्राफ्ट के जरिए सक्सेसफुली अचीव किया। तो ये कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे इस मिशन के। फिर आती है बात यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स की। यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट्स ओरायन स्पेस क्राफ्ट में भेजे गए थे, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टियाना कोच और जेरेमी हैंसन। क्रिस्टियाना कोच पहली ऐसी महिला बन गई हैं जो मून फ्लाईबाय मिशन का हिस्सा बनी। ये भी एक हिस्टोरिक अचीवमेंट इस मिशन ने अचीव किया। तो यहाँ पर हमने बात करी आर्टेमिस 2 मिशन की। अब बात आती है कि आर्टेमिस 2 मिशन अपोलो से डिफरेंट कैसे है और फाइनली आर्टेमिस 2 मिशन अचीव क्या करना चाहता है। तो अपोलो मिशन की बात करें तो अपोलो मिशन बेसिकली एक स्पेस रेस का हिस्सा था। उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था USA और USSR के बीच में। अपोलो मिशन के समय टारगेट सिर्फ इतना था कि मून तक जाना है और वहाँ पर अपने देश का झंडा लगाना है, मगर आर्टेमिस 2 मिशन पूरा डिफरेंट है। ये लॉन्ग टर्म मिशन है।
यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ पूरी चेंज हो गई हैं। इस मिशन में फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है, पैसिव रिटर्न किए जा रहे हैं और सस्टेनेबल प्रेजेंस बनानी है मून पर, और मून पर सस्टेनेबल प्रेजेंस बनाने का एम लेकर ये मिशन चल रहा है। नासा आर्टेमिस के साथ मून पर से फ्लैग नहीं लगाना चाहता, वहाँ पर वो अपना बेस बनाना चाहता है आर्टेमिस मिशन के साथ। तो ये मेजर डिफरेंस है अपोलो और आर्टेमिस मिशन में। यहाँ पर सिर्फ लैंड नहीं करना है, मून पर स्टे भी करना है, मून पर बेस बनाना है ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ह्यूमंस मून पर स्टे कर सकें और मून की रिसोर्सेज को यूटिलाइज भी कर सकें। तो आइए अब देखते हैं कौन सी रिसोर्सेज हैं मून पर जिनको यूटिलाइज करने की बात की जा रही है। सबसे पहले आता है वाटर, जिससे हमको फ्यूल और ऑक्सीजन मिल सकता है। फिर आते हैं मून पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिनका इस्तेमाल यहाँ पर नासा कर सकता है। मून एक टेस्टिंग ग्राउंड बनेगा मार्स मिशन के लिए। ह्यूमंस को अगर मार्स तक जाना है तो मून पर एक बेस बनाना जरूरी है। साइंटिफिक डिस्कवरी के लिहाज से भी मून बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मून बेसिकली अर्थ की हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखता है। तो जितना हम मून को एक्सप्लोर करेंगे उतना हमको अर्थ के बारे में भी पता चलेगा, इसलिए मून मिशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस मिशन के बाद हम देखेंगे कि दूसरी कंट्रीज़ भी मून में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगी और आने वाले समय में ग्लोबल स्पेस पॉलिटिक्स चेंज होते हुए दिखेगी। नासा के अलावा भी दूसरी कंट्रीज़ मून पर जाने का प्लान कर रही हैं। नासा जल्द ही 2027 और 28 में आर्टेमिस 3 मिशन प्लान करेगा और फिर से एक बार मून पर ह्यूमन लैंडिंग हमको देखने को मिलेगी। नासा का 2028 के बाद प्लान है कि हर साल ह्यूमन मून लैंडिंग कराई जाए ताकि वहाँ पर मून बेस बनाया जा सके, जो कि शुरुआत कर सकता है न्यू स्पेस रेस की। और इस रेस में चाइना एक मेजर प्लेयर बनकर उभरेगा। नासा यहाँ पर मून बेस बना रहा है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत और फ्यूचर में मार्स में जाना चाहता है। चाइना ने यहाँ पर 2030 में ह्यूमन मून लैंडिंग प्लान की है। वो सिंपल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर रहा है और रैपिडली स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने भी सक्सेसफुली चंद्रयान और मंगलयान मिशन लॉन्च किए हैं। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग लॉन्च कैपेबिलिटी है। मगर ह्यूमन मिशन की बात करें तो इंडिया यहाँ पर पीछे है। गगनयान मिशन इंडिया का पहला ह्यूमन मिशन होने वाला है, जहाँ पर ह्यूमंस को पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा। मगर हम मून मिशन की बात करें या मून पर लैंडिंग की बात करें तो उसमें इंडिया अभी पीछे है। 2040 तक इंडिया प्लान कर रहा है कि वो ह्यूमंस को मून पर लेके जाएगा, जो कि काफ़ी दूर है। मगर यहाँ पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है, टेक्नोलॉजिकली कंट्रीब्यूट कर सकता है और मून की रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने में भी इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के पास आने वाले समय में। तो स्पेस सिर्फ अब एक साइंटिफिक डिस्कवरी का डोमेन नहीं है, वो रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजिक डोमिनेशन और टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी का डोमेन बन गया है। मून यहाँ पर एक नया जियोपॉलिटिकल फ्रंटियर बनता हुआ दिखता है। आर्टेमिस 2 मिशन सिर्फ एक मिशन नहीं था, उसने यहाँ पर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को डीप स्पेस में प्रूव किया है। मून पर बेस बनाने के लिए ये मिशन स्टेपिंग स्टोन साबित होगा, जो कहीं ना कहीं न्यू ग्लोबल स्पेस रेस को जन्म देगा, क्योंकि आने वाले समय में देश सिर्फ मून पर अपना फ्लैग नहीं बल्कि अपना बेस बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी आर्टेमिस 2 मिशन के बारे में। आपको क्या लगता है कि स्पेस रेस में नासा आगे निकल चुका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।